नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज आपको मैं एक ट्रक ड्राइवर की कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये जो कहानी हमें भेजे हैं ना ट्रक ड्राइवर, उनका नाम वीरेंद्र, बिहार के भागलपुर के पास के रहने वाले। इनके साथ में जो वो खौफनाक घटना घटी थी, साल था 2012 का। तो क्या हुआ था वीरेंद्र के साथ में, आइए चलते हैं उनकी घटना में, जानने की कोशिश करते हैं कि वो रात जब वीरेंद्र अपने ट्रक से अपने घर की तरफ लौट रहे थे तो हुआ क्या था। दोस्तों, वो साल थी 2012 की। वीरेंद्र जो थे ना, ट्रक चालक थे, नई उम्र थी। अभी फिलहाल उनको 5 साल या 6 साल अभी काम करते हुए ट्रक पर हुआ था। अब वैसे उनका जो परिवार था ना, उनके फादर थे ना, वो भी ट्रक ड्राइवर थे। लेकिन कुछ परेशानियां थी शारीरिक, अब कुछ बीमारियां ऐसी आ गई थी जिसके वजह से ट्रक चला नहीं पाते थे। तो इसकी जिम्मेदारी अब वीरेंद्र जी ने उठा लिया था। अब उनके जो बड़े भाई थे ना, वो ट्रक लाइन में बिल्कुल नहीं थे, कुछ और काम करते थे। और छोटा सा परिवार था, ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा परिवार नहीं था। वीरेंद्र जी बताते हैं, अब जब वीरेंद्र के पापा बीमार पड़ गए और ट्रक की जिम्मेदारी अब वीरेंद्र पर आ चुकी थी। वीरेंद्र पढ़े लिखे थे, ऐसा नहीं थे कि अनपढ़ थे, पढ़े लिखे थे अच्छा खासा। लेकिन अब कमाने का जरिया ट्रक था, ट्रक से ही उनका घर का गुजर बसर और थोड़ा बहुत उनके जो बड़े भाई थे वो कमाते थे। परिवार इकट्ठा था, बड़े भाई की शादी हो चुकी थी, घर में अब एक तरह से रौनक हो चुका था, अब एक छोटा सा बच्चा भी हो गया था। लेकिन वीरेंद्र अभी तक कुंवारे थे, वीरेंद्र का अभी शादी ब्याह अभी तक हुआ नहीं था। लेकिन चर्चा चल रही थी, उम्मीद था कि आने वाले साल में वीरेंद्र के भी हाथ पीले हो जाएंगे। अब वीरेंद्र लंबी लंबी दूरी का सफ़र करते थे, कभी केरल निकल गए, कभी गोवा निकल गए, कभी कहाँ कलकत्ता निकल गए। जहाँ जहाँ का माल मिलता था और वो लंबी दूरी का सफ़र तय करना अब उनको अच्छा लगता था। उनके साथ में एक लड़का था, उन्हीं के रिश्तेदार में, जो पास के अब जो कस्बा था, अब वहीं पर उसका घर था। अब वीरेंद्र जब लंबी दूरी का तय कर लेते थे ना, तो जब अपने शहर की तरफ या आसपास में आते थे तो छुट्टी मारते थे। 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन अपने ट्रक घर पर रख करके आराम करते, अपने शरीर को अब एक तरह से आराम देना चाहते थे। और अपने जो रिश्तेदार लड़का था, कंडक्टर जो काम करता था, उसको भी छुट्टी देते थे कि जा भाई तू भी आराम कर, 4-5 दिन के बाद में अब आ जाना यहाँ पर, फिर हम चलेंगे दूसरे काम पर। ऐसा ही सिलसिला चल रहा था। उनके जो पिता थे ना, पुराने ड्राइवर थे, रास्ते के दुश्वारियाँ को अच्छी तरह समझते थे। अब उनके पिता अब एक पढ़ा हुआ जल, जिसको तंत्र भाषा में समझ सकते हैं कि उसमें तंत्र मंत्र से अब शुद्ध किया हुआ जल वीरेंद्र जी को दे रखा था। अब वीरेंद्र जी इन चीज़ों को महत्व नहीं देते थे, भूत प्रेत पर कभी यकीन करते नहीं थे और उनका कभी वास्ता पड़ा भी नहीं था। इन 5-6 साल में जब ट्रक चलाते हुए उनको हो चुका था, कभी भी ऐसा कोई क्षण नहीं आया जहाँ पर उनको भूत प्रेत ऐसी शक्तियाँ उनको दिखाई दिया था। लेकिन उनके जो पिता थे ना, अब वो जो शीशी शुद्ध जल का यानी तंत्र मंत्र वाला जल को अब उनको दिए थे कि बेटा ये अपने ट्रक में रख ले, अपने डैशबोर्ड में इसको संभाल कर रख ले। ये ऐसी चीज़ है, अगर तुझे लगता है कहीं पर तू भूत प्रेत में घिर चुका है कि रोड पर कहाँ नहीं जा सकता। जो हाईवे है ना, अनगिनत एक्सीडेंट होता है, रात में भूत प्रेत जागृत हो जाते हैं। अगर तू ऐसी कोई समस्याओं में पड़े तो ये जल तुम्हारा जीवन बचा सकता है। ये जल को अपने ऊपर ही छिड़क लेना, और इसके बाद तुम्हें कोई भूत प्रेत, कोई भी आत्मा तुम्हें छू भी नहीं सकती है। लेकिन वीरेंद्र इन चीज़ों को मानते नहीं थे, पढ़े लिखे इंसान थे ना, अब इन शक्तियों को विश्वास भी नहीं करते थे कि ऐसी भी कोई शक्ति होती है, भूत प्रेत होते हैं। और लंबा अरसा उनको ट्रक चलाते हुए हो गया था, आज तक कभी पाला नहीं पड़ा था। और जब अपना अब बाहर का टूर ख़त्म करके जब अपने कस्बा के पास में आते हैं, तब रात के करीब 11 बज जाता है। वो जो कंडक्टर लड़का था उसी कस्बे का था, और वहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर वीरेंद्र का घर था।
अब एक तरह से रिश्तेदारी थी। वो लड़का बोलता है कि भैया एक काम करो, आज ट्रक यहीं पर हमारे घर पे ही चलो, हम दोनों वहीं पर आराम करेंगे और सुबह अपने घर चले जाना। वीरेंद्र उसकी बात को अनसुनी कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, अब तू अपने अब घर में आ चुका है, अब अपना घर के पास आ गया है, तो तू तू जा और तू आराम कर। 4-5 दिन तक हम अब एक तरह से आराम करेंगे और इसके बाद मैं तुझे अब संपर्क करूंगा फ़ोन पर, और तब तो अब तैयार रहना नई सफ़र पर जाने के लिए। लड़का उनको रोकता रोकता है कि भैया मैंने सुना है कि आगे रोड ठीक ठाक नहीं है, वहाँ पर कुछ आत्माएं होती हैं। वो भी थोड़ा भूत प्रेत को मानता था, लेकिन वीरेंद्र इन शक्तियों पर कभी विश्वास नहीं करते थे। उस लड़के को डांटने लगते हैं और कहते हैं कि तू भी भूत प्रेत पर विश्वास करता है, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। आखिर वीरेंद्र देश भर घूम चुके थे, रात रात भर सफ़र किए हैं और आज तक उनको ऐसी शक्तियाँ मिली नहीं थी, तो विश्वास भला कैसे करते। विश्वास नहीं करते हैं। उस लड़के को कहते हैं कि तू जा अपने घर पर आराम कर, 4-5 दिनों के बाद मैं तुझे संपर्क करूंगा और फिर हम एक नई सफ़र पर चलेंगे। वीरेंद्र उसको कस्बे में छोड़ करके अब 25 किलोमीटर का जो सफ़र उनके गांव की था, वो अपने उस रोड पर निकल पड़ते हैं। उस टाइम जो रोड था ना, रात का टाइम हो चुका था और रोड भी गांव वाला था, कोई हाईवे तो था नहीं। शॉर्टकट रास्ते से जा रहे थे कि जितना जल्दी हो सके हम अपना घर पहुंच जाए। घर पर बात भी हुई थी, मोबाइल फ़ोन से अपने परिवार को सूचित भी कर दिए थे, अपने माँ को, अपने भैया को, अपने पापा को, सबको अब मालूम चल गया था कि वीरेंद्र उस कस्बे तक आ गया है, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आने में। वो लोग भी इंतज़ार कर रहे थे, पूछे भी थे कि खाना वाना खाएगा, बनवा दें। तब वीरेंद्र मना कर देते कि नहीं, मैं खाना वाना खा चुका हूँ, बस आऊँगा, थोड़ी देर आपसे बातें करूँगा और फिर मैं सोऊंगा। घर के परिवार सब इंतज़ार कर रहे थे कि वीरेंद्र आने वाला है, वीरेंद्र आने वाला है। और लंबे समय के बाद में 20-25 दिन के बाद में लौट रहा था, तो घर के लोग अब एक तरह से व्याकुल भी थे वीरेंद्र को देखने के लिए कि कैसा है, दुबला है, पतला है, खाता है, पीता है कि नहीं पीता है। लेकिन नशा पानी वीरेंद्र के पास बिल्कुल नहीं था। इस चीज़ में बहुत ही वो स्ट्रिक्ट थे, नशे पानी से बिल्कुल दूर रहते थे। और इसके बाद में वो सफ़र जो रात का था वो अपना चलने लगता है। वीरेंद्र आराम से अपने घर परिवार को अब सपना लिए हुए, चलो पहले मैं किससे मिलूँगा, एक तरह से होता है ना, बड़े दिनों के बाद में इंसान घर लौटता है, तो वही सब सोचते हुए अपने रास्ता अब पार करते जाते हैं। एक जगह पर 2-4 घर वाला कस्बा था और रोड के ही किनारे था। उस रोड से वो ना जाने कितनी बार गुजर चुके थे। हालांकि एक और रोड था, लेकिन वो थोड़ा लंबा पड़ता था, घूम करके उनके गांव के आसपास में आता था। और ये जो रोड पकड़े थे, इनके लिए अनजाना नहीं था, हमेशा इस रोड से गुजरते रहते थे और कभी भी कोई भूत प्रेत को अब देखे नहीं थे, निडर थे। और जब जाते हैं ना उस गांव को, जो 2-4 घरों का टोला होता है, वो टोला को जैसे ही पार करते हैं, वहाँ पर एक बूढ़ा, एक बूढ़ी औरत और एक जवान लड़की ट्रक वाले को रोकते हैं। रोको 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 रोको, वीरेंद्र के ट्रक को हाथ देते हैं। वीरेंद्र अपने एरिया में थे, उनको लगा कि भाई कुछ मुसीबत है रात में, तभी तो ये लोग कहीं जाने की तैयारी में हैं। ट्रक रोक देते हैं। उनको जरा भी नहीं समझ में आता है कि जिसके लिए ट्रक रोके हैं वो लोग हैं कौन, क्या चाहते हैं उनसे, कुछ समझ नहीं पाए थे। पढ़े लिखे इंसान जो थे ना, अब एक तरह से भूत प्रेत को वो समझ नहीं पाए थे। लेकिन वो तीनों के तीनों अब एक तरह से भूत प्रेत, जो आम भाषा में कहा जाए ना, वही थे। वीरेंद्र को हाथ देकर रुकवा देते हैं। वीरेंद्र अब समझ लेते हैं कि ये बेचारे कहीं जाएंगे, यात्री हैं, जहाँ तक मैं जा रहा हूँ अब वहाँ तक तो इनको छोड़ ही दूँगा, आगे इनका काम जाने, अब जो भी होगा जैसे भी निकलना चाहिए। ट्रक रोक देते हैं, बिना कुछ सोचे समझे। बूढ़ा बाबा आ जाता है। तब वीरेंद्र कहते हैं कि हाँ बाबा, कहाँ कहाँ तक जाओगे, कहाँ जाना है। बाबा हाथ जोड़ लेता है, कहता है बच्चा, जहाँ तक जाओगे हमें छोड़ देना, हमें तो वैसे आगला शहर तक जाना है, आप जहाँ तक जाओगे हमें छोड़ देना, हमारा रास्ता तो कम से कम थोड़ा कम तो हो जाएगा और कोई ना कोई आगे साधन मिल जाएगी, हम लोग अगले शहर में पहुँच जाएंगे। वीरेंद्र उस बूढ़े को मजबूरी समझते हैं, दर्द में हो जाते हैं कि देखो अब इनके पास में
अब कुछ ऐसा साधन का जो अब नहीं जुगाड़ हुआ तो बेचारे अब खड़े थे। चलो क्या है, मैं भी जा रहा हूँ इस रोड पर, और जहाँ पर अपना गांव का मोड़ है वहाँ तक तो मैं इनको छोड़ ही दूंगा। तीनों लोग को अपने ट्रक में बिठा लेते हैं। जरा भी उनको अनुभव नहीं होता है कि जिसको वो लोग बैठे हैं ट्रक में वो हमारी मौत का कारण भी बन सकते हैं। बिल्कुल बेफिक्र होकर के और फिर उनसे सवाल भी पूछते हैं कि आप लोग इतनी रात को जा कहाँ रहे हो, इतनी रात में आपको सफ़र नहीं करना चाहिए, और ख़ास करके आपके साथ में जवान लड़की भी है। वीरेंद्र अपना एक तरह से बात करके उन लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, और तब बूढ़ा कहता है कि हाँ बच्चा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर हमें मजबूरी नहीं होती तो हम रात का सफ़र नहीं करते। लेकिन बात ही कैसे ऐसा है कि हमारे क्लोज रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया है, वो पास के जो शहर है वहाँ के हॉस्पिटल में एडमिट है, हमें जाना ही पड़ेगा। वीरेंद्र समझ गए थे कि मामला थोड़ा अलग ही है। फिर कोई बातचीत नहीं होती, अपने ट्रक पर ध्यान देते हैं और अपना मन में कुछ धुन गुनगुनाते हुए और अपना गाड़ी को अब रेस्ट दे देते हैं। गाड़ी अपना ट्रक चलने लगता है। अचानक जो बीच में एक तरफ जो खिड़की के साइड में बूढ़ा दूसरी साइड में बैठा हुआ था कंडक्टर सीट पर, उसके बीच में लड़की और जो बूढ़ी औरत थी वीरेंद्र के बगल में बैठी हुई थी। अचानक बूढ़ी औरत खांसने लगती है, और खांसते खांसते जब तक वीरेंद्र को समझते उल्टी करने लगती है। उल्टी गिरने लगता है, कुछ तो उल्टी गिरता है, उसके बाद में उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है और वो ब्लड पूरा केबिन में भरने लगता है। इतनी अब ब्लड दे करके वीरेंद्र जी का दिमाग चकरा गया था, बदबू भी आ रही थी और वो एकदम आश्चर्य में पड़ गए थे कि देखो ये औरत, बूढ़ी औरत खांसते खांसते इसको उल्टी के बाद में ब्लड भी निकलने लगा, ये हो क्या रहा है। बूढ़े बाबा कहते हैं कि आप इसको संभालिए, मैं तो ट्रक चला रहा हूँ और मैं ट्रक रोकता हूँ। ट्रक रोक देते हैं साइड में करके, और जो बूढ़ा है ना, अब वो लोग नीचे उतर जाते हैं, बूढ़ी को भी नीचे उतारते हैं और कहते हैं कि बेटा माफ़ कर देना, मेरी बुढ़िया का तबीयत भी कुछ ख़राब चल रहा है, इसको भी हमें डॉक्टर को दिखाना है, थोड़ा पानी वानी हो तो मैं आपका ये सब साफ़ कर देता हूँ। वीरेंद्र अब थोड़ा अजीब बदबू आ रही थी और सोचने लगे कि क्या अब मैं इनसे साफ़ कराऊँ, लेकिन इतना बदबू केबिन में फैला हुआ था कि उनका मन भी नहीं मान नहीं रहा था। वो उतर जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, अब अंदर में बाल्टी रखी है, उसमें पानी भी है, मग्गा भी है, आप थोड़ा साफ़ कर दीजिए और इस अम्मा को अब थोड़ा उल्टी बाहर करा दीजिए। अभी तो थोड़ा और हमें आगे जाना है और मैं चौराहे पर आपको छोड़ दूंगा, वहाँ से मेरा गांव के लिए मैं मुड़ जाऊंगा। वीरेंद्र नीचे उतर चुके थे, बूढ़ा जो था ना अब उनकी ट्रक की सफाई कर दिया था। और इसके बाद बूढ़ी औरत नीचे बैठी हुई थी, अभी भी खांस रही थी और पता नहीं ब्लड निकल रहा था कि नहीं निकल रहा था। वीरेंद्र थोड़ा अलग खड़े थे, अपने परिवार में फ़ोन मिला रहे थे, लेकिन फ़ोन जो था ना नॉट रीचेबल आ रहा था। और तब वो देखते हैं कि समस्या क्या कहाँ है, फ़ोन लग क्यों नहीं रहा है, परिवार के लोग रात में अब बिजी कैसे हो गए। कई बार वो फ़ोन को देखते हैं कि हमारा सिग्नल आ रहा ना, सिग्नल तो बिल्कुल प्रॉपर आ रहा था, लेकिन ना जाने ऐसा क्या बात थी कि फ़ोन लग नहीं रहा था। अब इसके बाद वो सफाई करने के बाद वो लोग अब वीरेंद्र को आवाज़ देते हैं कि बाबू इधर आओ, बाबू इधर आओ। बूढ़ा कहता है, बूढ़ी जो है ना ज़मीन पर गिरी हुई है, एकदम लग रहा है कि उसका दम निकल चुका है, एकदम शांत लेटी हुई है। वीरेंद्र जब देखते हैं ना अब उनका मन आशंका से भर जाता है कि कहीं ये बूढ़ी औरत दम तो नहीं तोड़ दिया। ऐसा ही लगा था जब उल्टी इस प्रकार से कर रही थी, खून की उल्टी, और तब उनको डर लगने लगा था, इसकी तबीयत ज़्यादा खराब है। जब वो बुलाते हैं तो चले जाते हैं, वाकई देखते हैं तो एकदम शांत पड़ी हुई है, कोई उसमें जिस्म में हरकत नहीं आ रहा। और तब बूढ़ा कहता है कि बाबू ज़रा देखना इसकी सांस वोस चल रही कि नहीं चल रही है। बूढ़ा रोते हुए, और जो लड़की थी ना उसके भी आंसू निकल रहे थे, वो भी रो रही थी। वीरेंद्र कुछ समझ नहीं पा रहे कि मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ कि मुझे कुछ मालूम होगा, लेकिन बूढ़ा कहता है बार बार कि बाबू देखो ना, हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि हमारी बुढ़िया के सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ज़रा देखो तो सही। रोते रोते और उस टाइम में वीरेंद्र कुछ सोच नहीं पाए।
उनको लगा कि ज़रूर देखना चाहिए। बूढ़ी के पास में बैठ जाते हैं और उसका सांस चेक करते हैं, हाथ चेक करते हैं, नब्ज पता नहीं चल रहा है। आज जैसे ही अब उसके मुंह के करीब अपना हथेली लेके जाते हैं, अब बूढ़ी औरत उनका हाथ एकदम एक झटके से पकड़ लेती है। जैसे ही पकड़ती है ना, वीरेंद्र जी चौंक जाते हैं। अब पकड़ इतनी मजबूत है कि वीरेंद्र जी चाह करके भी अपने हाथ को छुड़ा नहीं पा रहे। और तब तक उसका चेहरा मोहरा बूढ़ी औरत का जो दिख रही थी इंसान की तरह, अब नहीं, अब उसका चेहरा मोहरा बिल्कुल बदल गया था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कोई शैतानी अब उस जगह पर अब शक्ति आ चुकी है। काला शरीर पड़ चुका था, चेहरा भयानक, बड़ी बड़ी आंखें, और तब तक उनके पीछे हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो देखते हैं ना पलट करके कि अरे बूढ़ा बाबा थे यहाँ पर, वो लड़की भी थी, इस बूढ़ी औरत को क्या हो गया, इसका चेहरा काला पड़ गया, चेहरा अब भयानक सा दिख रहा है, आंखें बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है। अब वो डर गए थे। अब वो सोचे कि पीछे तो लोग खड़े हैं हमारे, अब इसका हस्बैंड है, इसकी बेटी भी है, मदद करेगी। लेकिन जैसे ही मुड़ते हैं हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ती। बेटी ताली बजा बजा करके हंस रही है, और जो बूढ़ा है ना, वो बूढ़ा भी जैसे उछल रहा है, जैसे बूढ़ा ना हो करके जवान हो। और ये सब देख करके वीरेंद्र जी का दिमाग चकरा जाता है। बूढ़ी औरत अभी भी हाथ पकड़े हुए लेटे हुए है जमीन पर, रोड पर, और हाथ नहीं छोड़ रही है। और उधर लड़की ताली बजा रही है, बूढ़ा भी जैसे उछल रहा है, खुशियाँ मना रहा है। और तब वीरेंद्र जी को समझ में आ जाता है कि मैं तो लग रहा है कि किसी के जाल में फंस गया हूँ। ये जरूर शैतानी आत्मा होंगे, जैसे मेरे पिताजी बताया करते थे। समझ में नहीं आता कि उस टाइम करें तो क्या करें, करें तो क्या करें, घिर चुके थे। और तब बूढ़ी आत्मा उठ के खड़ी हो जाती है, बूढ़ी औरत, और एक तरफ से उनको घेर लिया जाता है। लड़की भी घेर लेती है। अब उसके जो हाव भाव थे, जो खुशियाँ मना रही थी, अचानक उसका भी चेहरा मोहरा बदलने लगता है। इंसान की तरह थी, दिख रही थी, लेकिन अब एकदम बदल चुका था। वो भी अपने जैसे बूढ़ी अम्मा थी उसी की तरह हो चुकी थी, काली कलोटी, बड़ी बड़ी आंखें। अब बूढ़ा का भी कुछ वही हाल था। वीरेंद्र जी एकदम भयभीत हो चुके थे, चीखने लगे। समझ में आ गया था कि मैं खतरे में हूँ, मैं भूतों के चंगुल में फंस गया हूँ, मैं तो अब मदद करके फंस चुका हूँ। लेकिन अब तीनों लोग अब उनको अंधेरे की ओर ढकेल रहे थे। जो लड़की हंस रही थी ना, अब वो जोश में बोल रही थी कि आज मुझे और पहला भोजन मिलेगा, मैं खून की बड़ी प्यासी हूँ, आज मुझे अच्छा भोजन मिलेगा, स्वस्थ भोजन मिलेगा। और बूढ़ा कह रहा था कि नहीं, इस पर मुझे पहला हक है, मैंने इसको रुकवाया है। आपस में तीनों बातचीत करते जा रहे थे। अब बूढ़ी कह रही थी कि नहीं, इस पर हक मेरा है। आपस में बात करते हुए भारी भारी आवाज़ में अब वीरेंद्र सोच लिए थे कि अब मैं बचूंगा नहीं, अब मेरी मौत हो जाएगी। तीनों के तीनों शैतानी आत्मा हैं, अब ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। तभी वीरेंद्र जी को ध्यान आता है, वो उनको पिता एक छोटी सी शीशी दिए थे जिसमें कोई पवित्र जल था, लेकिन वो डैशबोर्ड के अंदर पड़ा हुआ था। अगर उनके जेब में होता तो आज काम हो जाता। वो तो डैशबोर्ड के अंदर में है। अब वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हैं कि कैसे भी मैं डैशबोर्ड तक पहुंच जाऊं, अपने ट्रक के अंदर पहुंच जाऊं और जल को अपने ऊपर में छिड़क लूं, तब कोई भी आत्मा मुझे छू नहीं पाएगी। लेकिन उनको मौका ही नहीं मिलता। घसीटते हुए, एक तरह से कहा जाए ना, घसीटते हुए अंधेरे में अब वो लेकर खींचते हुए जा रहे हैं। चल चल बस आ गए, हम आ गए, जैसे बोलते जा रहे हैं आपस में। वीरेंद्र जी एकदम अब अपने आप को ऐसा लग रहा था कि नहीं, अगर अभी मैं संघर्ष नहीं करूंगा तो मैं बच नहीं पाऊंगा। हाँ, एक तरह से पूरी ताकत, पूरी शक्ति लगाते हैं और बजरंगबली का नाम लेते हैं। एक जोश आ जाता है। वीरेंद्र जी कहते हैं कि जैसे ही मैं बजरंगबली का नाम लेता हूँ ना, शरीर के अंदर में एक नई ऊर्जा जैसे प्रवेश कर जाती है। अब मैं उस बूढ़ी औरत से अपने हाथ को छुड़ा लेता हूँ और वो लोग मुझे पकड़ने के लिए फिर दौड़ते हैं, लेकिन मैं उनकी पकड़ में नहीं आता हूँ। कुलांचे भरते हुए मैं अपने ट्रक के अंदर पहुँच जाता हूँ, दरवाज़ा बंद कर देता हूँ, लॉक कर देता हूँ
और इसके बाद डैशबोर्ड में हाथ मारने लगता हूँ। और तब तक वो लोग हमारे ट्रक को घेर चुके थे। अब चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि तू बचेगा नहीं, हम इस ट्रक को दरवाज़ा तोड़ देंगे, तुझे बाहर खींच लेंगे। लेकिन वीरेंद्र जी डैशबोर्ड में उस छोटी सी शीशी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और हड़बड़ाहट में वो शीशी उनको हाथ में नहीं आ रही थी। बार बार खिड़की में देख रहे थे अंदाजे से। अब एक तरफ से टटोल रहे थे कि जल्दी से मिल जाए, हे भगवान, हे बजरंगबली, जल्दी से मिल जाए, जल्दी से मिल जाए। और वही होता है। और तब तक बूढ़ा जो है ना, अपना लंबा हाथ करके और खिड़की को जैसे तोड़ देगा, कोशिश करता है खिड़की सहित दरवाजे को खींचने के लिए। और उसी वक्त वो शीशी वीरेंद्र जी को हाथ में आ जाती है। अब वो देखते भी नहीं हैं कि शीशी में क्या है, कोई दूसरी शीशी तो नहीं है। शीशी को अब जैसे तैसे खोल लेते हैं और खोलने के बाद सब कुछ अपने सर पर डाल देते हैं। ठंडा सा कुछ ऐसा लगता है। और वो जो लंबा हाथ बढ़ा हुआ था, अगले पल वो दरवाजे को, खिड़की को तोड़ देता। और जैसे ही उसको अब लग जाता है कि ये तो काम हो चुका है, अपना हाथ पीछे खींच लेता है और दूर वो लोग ट्रक से जा कर के खड़े हो जाते हैं। और फिर उसी रूप में आ जाते हैं जिस रूप में पहले वीरेंद्र जी को दिखाई दिए थे। लेकिन वीरेंद्र जी अब वो शीशी अपने सर पर डाल चुके थे। शायद उसमें जो ताकत थी अब उनको दूर कर दिया था। उनकी हिम्मत नहीं थी कि ट्रक के पास में आ जाए। काफ़ी देर तक वो लोग खड़े रहे, देखते रहे। लेकिन जब उनको लग गया कि हाँ, अब ये लड़का हाथ में नहीं आने वाला, और तब वो अंधेरे के साइड में चलते गए। अब फिर वीरेंद्र बताते हैं कि मैं तो वहाँ पर ऐसी पोजीशन में था कि मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, हाथ पैर कांप रहे थे। मैंने पहली बार ऐसी आत्माओं को देखा था और मैं तो एकदम डरा हुआ था। मैं वहाँ पर किस लिए खड़ा था मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मेरे ट्रक में चाबी लगी हुई थी। अब मैं चाहता तो कभी का स्टार्ट करके निकल जाता, लेकिन मेरे हाथ पैर फूले हुए थे डर के मारे, और समझ में नहीं आ रहा था। अचानक जब वो लोग चले जाते हैं ना, तब मुझे ज्ञान होता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। अब तो मेरी जान बच गई है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों खड़ा हूँ। तब मैं अपने ट्रक को स्टार्ट करता हूँ और फिर मैं आगे बढ़ा देता हूँ। आखिरकार आधी रात के आसपास घर पहुँचता हूँ और घर वालों को जब पूरा कहानी बताता हूँ, तब पापा खौफ में भर जाते हैं और कहते हैं कि देख लिया ना वीरेंद्र, तू तो भूत प्रेत को मानता नहीं था, और देख ले, अगर आज वो चीज़ तेरे पास में नहीं होती, वो पवित्र जल तेरे पास में नहीं होता, तो तू बच भी नहीं सकता था। अब इसके बाद वीरेंद्र जी भूत प्रेत पर बिल्कुल विश्वास करने लगे। और वो जो पवित्र जल था उनके पिता आप कहीं से अरेंज करके लाते थे और फिर उनको दूध शीशी दे देते हैं। और इसके बाद जब भी सफ़र करते हैं उस शीशी को हमेशा ध्यान रखते हैं कि मेरे डैशबोर्ड में वो पवित्र जल है कि नहीं है। तो दोस्तों, ये थी वीरेंद्र जी की भेजी हुई घटना। ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे कोई घटना है, कोई अपनी आप बीती हैं, तो आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या मेरी मेल आईडी पर। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है, और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को। और हाइप करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर हम कल मिलते हैं इसी चैनल पर और इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।